नमस्कार, शुभ संध्या। जीवन रंग उषा संग पेज पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज अपनी बात सबके साथ परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं दिल्ली से श्रीमान नरेश सांडिल जी, जो एक प्रतिष्ठित कवि, लोहाकार, शायर, नुक्कड़ नाट्यकर्मी, समीक्षक और संपादक हैं। तो नरेश सांडिल जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका इस पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी आभार जो इस पटल इतने स्तरीय पटल पर मुझे आपने ये अवसर दिया बातचीत का। जी सर, बहुत आपका बहुत सर धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आज अपनी बात सबके साथ श्रीमान नरेश सांडिल जी से हम करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी का मैं आदरणीय नरेश सांडिल जी से परिचय करवा देती हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि वह एक प्रतिष्ठित कवि, दोहाकार, शायर, नुक्कड़ नाट्यकर्मी, समीक्षक और संपादक, तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आज हमारे अतिथि, जिन्होंने बीकॉम, एमए हिंदी, सीए, आईआईबी समकालीन हिंदी दोहा लेखन में किया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि दोहों के आधुनिक कबीर के रूप में वो जाने जाते हैं। और उन्होंने कई लोकप्रिय और विभिन्न विधाओं में आपके 7 कविता संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें 3 कविता गीत संग्रह, 1 दोहा संग्रह, 2 गजल संग्रह और 1 नुक्कड़ नाटक गीत संग्रह शामिल हैं। आपने विभिन्न विधाओं में 6 पुस्तकों का कुशल संपादन भी किया है। उनकी कुछ प्रकाशित कृतियां इस प्रकार हैं: टुकड़ा टुकड़ा ये जिंदगी, जिसका पहला संस्करण 1995 में निकला, दूसरा 97 में, और जो कि सरस्वती मंदिर प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, और उसका नया संस्करण 2011 में आया है। तो सोचिए वो कितना लोकप्रिय हुआ है कि उसके 3 संस्करण आ चुके हैं। और उसके बाद में जो दूसरा है, दर्द जब हंसता है, कविता संग्रह है, इसका संस्करण 2000 में हुआ है। तीसरा है मैं सदियों की प्यास, गजल संग्रह, और जो 2008-06 में निकला। कुछ पानी कुछ आग, दोहा संग्रह। और फिर अग्निध्वज नुक्कड़ नाटकों के गीत, जो 2015 में प्रकाशित हुआ। अपनी तलाश में एक और गजल संग्रह है, तो जो 2016 में प्रकाशित हुआ। अब हम चर्चा करेंगे इनके द्वारा संपादित कृतियों की, जिसमें प्रमुख है महाप्रज्ञ के अमृत वचन, जो निबंधों का सार है और जो 2010 में पहला संस्करण और 19 में दूसरा संस्करण निकला इसका। पंख गजल के, जिसमें 25 कवियों की गजलें हैं, इसका 2014 में इसका प्रकाशन हुआ है। फिर जाने गजल, जिसमें 40 शायरों ने अपनी गजलें इसमें हैं, जो 2015 में। मैनेजमेंट गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जीवन प्रबंधन कौशल पर आधारित निबंधों का सार, जो 2020 में निकला। तो इस तरह हम देखते हैं कि बराबर संपादन, लेखन, प्रकाशन होता जा रहा है इनका। और यही नहीं, इनके कृतित्व पर कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख है मैंने हे को हे कहा, और फिर जिसका संपादन शशिकांत जी ने किया है। और इनके कुछ प्रमुख सम्मान और पुरस्कार की हम चर्चा करें तो एक लंबी सूची है, लेकिन कुछ प्रमुख की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। आपको अपने पहले ही कविता संग्रह पर हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार का साहित्यिक कृति सम्मान 1996 में प्राप्त हुआ। वातायन लंदन का अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान, कविता का प्रतिष्ठित परंपरा ऋतुराज सम्मान 2010 में प्राप्त हुआ। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में देश विदेशों में इन्होंने यात्राएं की हैं, जिनमें प्रमुख रूप से इंग्लैंड, बैंकॉक, थाईलैंड, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका आदि हैं। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों में, कवि सम्मेलनों में इन्होंने सहभागिता की है। और इनके देश के प्रतिष्ठित लाल किला कवि सम्मेलन और श्री राम कवि सम्मेलन में भी आपने काव्य पाठ किया है। लेह लद्दाख से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक और मुंबई से लेकर कोलकाता तक भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में कवि सम्मेलनों में आप काव्य पाठ कर चुके हैं। और इन्होंने जो पत्रिका संपादन जो किया है, साहित्य की अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका अक्षरम, जिसका 12 वर्षों तक संपादन किया है आपने। नाटकों की हम चर्चा करें तो अनेकानेक नुक्कड़ नाटकों
में आपने न केवल 500 से अधिक प्रस्तुतियों में अभिनय किया है, बल्कि 50 से अधिक लोकप्रिय नुक्कड़ नाटक में आपने गीत भी लिखे हैं, जो कि आपकी अग्निध्वज नामक पुस्तक में संकलित हैं। आपको नुक्कड़ नाटकों के क्षेत्र में भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग से सीनियर फेलोशिप भी मिली है। संप्रति बैंक प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद आजकल आप स्वतंत्र लेखन में संलग्न हैं और अनेक साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं से आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही आप भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार में सलाहकार सदस्य के नाते भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के विवेकानंद कॉलेज की संचालन समिति में प्रमुख सदस्य हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि आज के हमारे अतिथि बहुत ही बहुमुखी, प्रतिभाशाली और विविध विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और बहुत सम्मान प्राप्त है और कई पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। तो आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चर्चा में। शुक्रिया। और मैं दर्शकों से अब हम इनसे बातचीत करके इनके बारे में और कुछ जानना चाहेंगे। अवश्य ही हमें इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो अवश्य हमें कहीं ना कहीं उपयोगी होगी। तो आदरणीय नरेश सांडिल्य जी, मैं आपको सर्वप्रथम आपकी लेखन यात्रा के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने विविध विधाओं में अपनी कलम चलाई है। लेखन का जहाँ तक प्रश्न है, तो जो सीरियसली मैंने लिखना शुरू किया वो तो मैंने एमए हिंदी करने के बाद शुरू किया। और एमए हिंदी करने के बाद मेरा साहित्य में शुरू से झुकाव था और उसके लिए मैंने एमए हिंदी किया। हालांकि मैं एलएलबी कर रहा था, एलएलबी सेकंड ईयर छोड़कर मैंने एमए हिंदी किया। तो इतना मेरे को साहित्य के प्रति लगाव था। तो फिर मैं शुरू में कविताएं फ्री वर्स में लिखता था। कविताएं लिखते लिखते फिर मुझे, क्योंकि दिनकर सबसे मेरे को प्रिय थे, तो दिनकर जी के की कविताएं खासकर रश्मि थी जो पढ़ी मैंने, और वो मेरे को उस समय कंठस्थ थी। तो मैं बहुत सी जगह वो उसके कई प्रसंग सुनाता भी था, कॉलेज में या कहीं किसी कोर्स में। तो वहां से मेरे को कविता के प्रति रुझान हुआ और मैंने फिर छंद की ओर भी मैं आया और दोहों में फिर दोहों में भी मैंने काफी मेरे को रुचि हुई, क्योंकि दोहा धीरे धीरे उस समय जब मैं लिख रहा था तो वहाँ मैंने देखा कि दोहे इतने, निदा फाजली के मैंने दोहे सुने। तो निदा फाजली के दोहे जब सुने एक कैसेट में, तो मैंने कहा अरे ये तो बिल्कुल आधुनिक दोहे हैं एकदम। हमने तो कबीर के और रहीम के और बिहारी जी के दोहे पढ़े थे, सुने थे। तो इसके बाद में मेरे को लगा कि अगर नए समय की बात दोहों में कही जा सकती है तो दोहे लिखने चाहिए। तो मेरा रुझान फिर दोहों की तरफ भी हुआ और गजल नुमा कुछ मैं लिखता था, तो धीरे धीरे फिर मैं गजलों की ओर भी मुड़ा। तो इसके लिए मैं अपने माता पिता को भी पूरा इसके लिए आभार उनका प्रकट करता हूँ कि हमारे घर में बहुत साहित्यिक वातावरण था। मेरी माता जी बेशक कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनको इनकी जो भागवत वो पढ़ती थी और महाभारत की कथाएं और वो सब हम उनसे सुनते थे। और मेरे पिताजी गीता के बहुत बहुत प्रकांड विद्वान थे, गीता और संस्कृत के वो बड़े अच्छे जानकार थे। तो गीता का माहौल था, विवेकानंद का साहित्य हमें घर में उस समय जब हम छोटे क्लास में पढ़ते थे तब से ही हमारे उसमें था। कल्याण एक पत्रिका आती थी हमारे। तो संस्कार जो थे वो घर में साहित्यिक संस्कार तो थे ही। तो हालांकि हमारे उसमें कोई कभी नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मेरे में पता नहीं क्या कविता का रुझान आया। तो मैं फिर ये सब कारण रहे जिससे मैं कविता से जुड़ा। जी जी, तो अवश्य संस्कारों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है हर किसी के जीवन में, और ये आपकी रचनाओं और आपके जीवन के कार्यों से इसका प्रूव हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि आपके माता पिता ने जो संस्कार किए या वो जो भी कुछ करते थे उसका प्रभाव
आपकी रचनाओं पे, आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आपने जो बताया कि आप दोहों के बारे में बहुत ही, मतलब आपको बहुत ही प्रसिद्धि मिली है और आपको दोहों का कबीर भी कहा जाता है, और ये देखा गया है कि आपके दोहों में कबीर, बिहारी, रहीम आदि की स्पष्ट छाप भी नजर आती है। तो आपको ये दोहा लिखने की प्रेरणा, खासतौर से दोहों पर ही विशेष जोर देना, मतलब दोहों को आपने बहुत ज्यादा लिखा है, इसके कई संग्रह प्रकाशित, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दें। हाँ, मैंने जैसे बताया कि जब मैंने निदा फाजली की कैसेट एक सुनी थी, तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे दोहे थे, बिल्कुल आधुनिक भाषा में ही समझ लो। जैसे उनका एक दुआ बहुत मेरे को अच्छा लगता है अभी भी, कि मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। क्या बात है। तो ऐसे जब दोहे मैंने सुने, अरे मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैं उस समय कविताएं, गजलें ऐसे लिखता था। तो मैंने कहा कि मैं इनिशियल स्टेज थी, मेरे को कोई जानता वानता नहीं था, मैं बस साहित्य में मेरी कोई पहचान भी नहीं थी, कोई कुछ, बस ऐसे ही डायरी में जैसे छुप, घर से भी, घर वालों से भी गुप छुप के वो लेखन करता रहता था। तो वहाँ जब फिर मैंने एमए किया, मैं बता रहा था, तो मेरा साहित्य में बहुत अच्छे अच्छे कवियों को जब मैंने पढ़ा, तो मेरे जैसे कपाट खुलते हैं दिमाग के, तो वो खुले, और मुझे फिर कविता का मर्म पता लगा कि वो कविता होती क्या है। जब आलोचनाएं पढ़ी कविता के बारे में, तो मेरे को कविता की एक समझ विकसित हुई मेरे भीतर। तो वो एक जो शौक था, वो फिर उसकी यात्रा जो है आगे बढ़ी। तो मैंने दोहे लिखना शुरू किया। तो जब दोस्तों को सुनाता था, तो वो बहुत खुश होते थे कि, और वो धीरे धीरे दोस्त ही मुझे ऐसे कहने लग गए थे, भाई तू, मजाक में भी कह देते थे, भाई तू तो बिल्कुल कबीर की तरह लिखता है आज के टाइम, क्योंकि वो समाज की जो विसंगतियां हैं, समाज की जो वो है, और उस टाइप का मैं उस पर कटाक्ष करते हुए लिखता था। तो वो इस टाइप धीरे धीरे यही बातें फिर आगे चली, और जनसत्ता में जब मेरी पहली किताब की समीक्षा छपी, तो उसमें मेरे दोहों को विशेष उस संग्रह की उपलब्धि बताया। तो उसमें उन्होंने एक दोहा मेरा कोट किया, जो पर्यावरण को लेकर था। वो भी उसमें कबीर वाला शब्द आया। तो उन्होंने कहा भाई ये कबीराना इनका तेवर है। तो वो वहीं से वो एस्टेब्लिश बात वो जनसत्ता से ही जैसे हो गई थी। तो उसमें था, कटे हुए हर पेड़ से चीखा एक कबीर, कटे हुए हर पेड़ से चीखा एक कबीर, मूर्ख कल को आज की आरी से मत चीर, मूर्ख को आज की आरी से मत। ये दुआ उन्होंने कोट किया समीक्षा में। और प्रियदर्शन नाम, वो अभी भी बहुत अच्छे समीक्षक हैं। वो समय जनसत्ता में उनकी वो पहली किताब की, और पहली किताब का ही सम्मान भी मिल गया। तो सम्मान मिला, तो वो फिर दोहों की चर्चा लोग करते थे कि नरेश जी के दोहे सुनो। तो वो एक प्रोत्साहन मिलता है, तो उससे मेरे को फिर एक किस्म से दोहों के रूप में ज्यादा जाना गया। हालांकि मेरा एक ही दोहा संग्रह है। अच्छा। एक ही दोहा संग्रह है, गजल संग्रह 2 हैं। हालांकि अब धीरे धीरे अब गजलें भी लोग मेरी पसंद करते हैं। तो जैसे एक टैग लग जाता है, एक ठप्पा लग जाता है, तो वो ठप्पा सा लग गया। और मुझे उसकी खुशी है कि मुझे दोहाकार के रूप में जाना जाए। जी, तो यही है ना, जैसे बिहारी जी की सतसई है, उन्होंने लिखी, उसी से उनको कितनी प्रशंसा मिली। और उसके बारे में हर कोई जानता है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो आप भी कहीं ना कहीं उनके समकक्ष भी पहुंचते हैं कि एक संग्रह में आपको इतनी जो नाम या जो लोगों के बीच में प्रसिद्धि मिली है या लोग पसंद करते हैं, तो वो उसमें कुछ खास बात होगी ना, ऐसी तो नहीं मिली होगी। और कबीर के समकक्ष है, तो कबीर के दोहे तो मुझे लगता है कि आज पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ व्यक्ति भी जानता, गाँव का व्यक्ति भी कबीर के दोहों की चर्चा करता है। यही उसकी ताकत है, यही उनके दोहों की ताकत है। जी।
तो आपका एक जो दोहा है मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी, बेशक होगा शाह वो मैं अलमस्त फकीर, उसका पीर कुबेर है मेरा पीर कबीर। तो इसके बारे में कुछ, इस विशिष्ट दोहे के बारे में कुछ बताइए, बहुत ही लोकप्रिय हुआ है, इसको कई हाँ, जगह मैं पे। मेरा असल में मानना, मेरे कबीर तो शुरू से ही मेरे को बहुत प्रिय थे, और अच्छा है मेरे साथ वो नाम जुड़ रहा है, तो एक मेरे लिए उपलब्धि की तरह है ये, और सम्मान की तरह गौरव गौरव है होता है मुझे इस नाम से जुड़ने से। तो मैं जो है, जैसे कबीर जो है प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने वाले कवि हैं, तो और वो बड़े कड़वे प्रश्न करते हैं, है ना, कि जैसे क्या बहरा हुआ खुदाए हैं, ता पर ता चढ़ मुल्ला बांग दे जो बहरा हुआ। तो वो ऐसे प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न जो है कविता में अगर आते हैं तो कविता को बड़ा बनाते हैं और पाठक को भी प्रेरित करते हैं आगे सोचने के लिए। कवि का काम समाधान देना नहीं है, कवि का काम है प्रश्न उठाना। प्रश्न उठाना ही बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा एक दोहा है कि हम भी औरों की तरह अगर रहेंगे मौन, हम भी औरों की तरह अगर रहेंगे मौन, जलते प्रश्नों के कहो उत्तर देगा कौन, जलते प्रश्नों के कहो उत्तर देगा कौन। तो जितने भी ज्वलंत प्रश्न हैं उनको उठाए रखना है ना, ये कबीर ने किया, और यही मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसा कर पाऊं। तो ये जो दुआ था कि बेशक होगा शाह वो मैं अलमस्त फकीर, उसका पीर कुबेर है मेरा पीर कबीर, तो ये बहुत ही प्रचलित हुआ और विदेशों तक से इसके लिए मतलब प्रशंसा मिली। और जो कबीर पर फिर मैंने बहुत से दोहे कबीर की शैली में भी लिखे। अब जैसे देखिए, पाप न धोने जाऊंगा मैं गंगा के तीर, पाप न धोने जाऊंगा मैं गंगा के तीर, मजहब अगर लकीर है मैं क्यों बनूं फकीर, मजहब अगर लकीर है मैं क्यों बनूं। तो ये एक कबीराना अंदाज ही है कि आप जो हमारे अंधविश्वास हैं, अब पाप कोई किसी नदी के पानी से नहीं धुल सकते, पाप तो पश्चाताप के आंसुओं से ही धुल सकते हैं। हाँ, श्रद्धा है हमारी गंगा के प्रति, वो रहेगी, और हम उसमें स्नान करके पवित्र होकर और पश्चाताप करके अपने आंसुओं से उन पापों को अगर करें हैं तो हम उनको धो सकते हैं। तो ये एक जैसे वो था। और जैसे कि और भी कई एक मेरे दोस्त थे, जैसे अब पैसे को ले साहस, कबीर जो है साहस के कवि, साहस एक कवि में अगर साहस नहीं है, विवेक और प्रज्ञा और ये तो सब चीजें होनी चाहिए, और लेकिन कहने का साहस नहीं है तो भी तो वो कवि नहीं है। कवि में साहस भी तो होना चाहिए। अगर तुम अपने मन को महसूस कर ही रह गए और कुछ कह नहीं पाए तो भी तो पश्चाताप ही होगा तुम्हें बाद में। तो साहस भी होना चाहिए कवि को। तो मैंने जैसे स्वाभिमान के दोहे लिखे कुछ, उसमें से एक आधा दोहा सुनाता हूँ कि जैसे वो लिखा मैंने कि ये सोना चांदी हटा मुझे न इनसे तोल, ये सोना चांदी हटा मुझे न इनसे तोल, है चुटकी भर प्यार तो ले ले मुझको मोल, वाह वाह क्या बात है, प्यार तो ले ले मुझको मोल। तो ये इस तरीके की भाई, और एक जैसे दुआ था इसी को लेकर, आप खरीद नहीं सकते कवि को, आप कवि का एजेंडा तय नहीं कर सकते, आप कवि अपने एजेंडे से लिखे, है ना। सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरात, सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरात, मेरे देवी देवता कागज कलम दवात, मेरे कागज कलम दवात। तो ये साहस होना चाहिए कवि में, साहस के बिना आप नहीं कह सकते ये। तो जब आप अपने एजेंडे से लिखेंगे, अपनी बात करेंगे, अपना जो देख रहे हैं, जो विकृतियां हैं समाज में, विडंबनाएं हैं, उन पर जब आप उस नब्ज को
पर हाथ धरेंगे तब एक आप का लिखना सार्थक हो। सही कहा आपने। और आपके जिस तरह एक एक में दोहे सुनते जा रही हूँ, लगता है कि आज की सारी चर्चा दोहों पर ही हो जाए, लेकिन आपके दूसरे जो नाटकों के बारे में और आपके संपादन के बारे में उनकी भी चर्चा करनी है। तो मैं आपने कई नुक्कड़ नाटकों में सहभागिता भी की है, उनके लिए गीत भी लिखे हैं। तो आपको लगता है कि इनसे समाज में बदलाव लाने में कोई अहम भूमिका है इनकी? मैं समझता हूँ कि जो थिएटर है, थिएटर की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन थिएटर का ही ये नाटक का ही एक पार्ट है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक जो है थिएटर में तो ये होता है कि दर्शक थिएटर तक जाता है, लेकिन नुक्कड़ नाटक में क्या है कि नाटक खुद दर्शकों तक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें एक तो ये विशेषता है। एक ये है कि ये सीधे मतलब बहुत दूरी नहीं रहती, दर्शक की और कलाकार की कोई दूरी नहीं होती, और इसके लिए कोई ऐसा आडंबर भी नहीं चाहिए आपको नाटकीय है कि कोई कॉस्ट्यूम वगैरह, ये इतनी बहुत कम सीमित, वो जैसे ही आपने कपड़े पहन रखे हैं उसी में ही आप अपने पोस्चर से ही बता सकते हैं कि ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, या ये अच्छा पात्र है कैसा पात्र है। तो आपकी अभिनय क्षमता से ही वो, और इसमें क्या है कि आप सीधे संवाद करते हैं दर्शक से, और उसमें अपनी बात को सपाट बयानी भी है इसमें, मतलब सीधे सीधे बात करते हैं वहां, क्योंकि देखने वाला कोई ठेले वाला भी है, कोई रिक्शे वाला भी है, कोई राह चलता, कोई मजदूर भी है, कोई और कोई विद्वान लोग भी हो सकते हैं वहाँ, कोई हर तरीके के एक वैरायटी ऑफ पीपल होते हैं वहाँ। तो उसके बीच में आप बहुत गहरी, बहुत ऐसी बारीक कटी हुई बात नहीं कहेंगे, नहीं कहनी चाहिए जो समझ में नहीं आए लोगों को, तो वहां सीधे सीधे आप बात कर सकते हैं। तो सामाजिक क्रांति का एक सबसे बड़ा हथियार है, मैं समझता हूँ कि नुक्कड़ नाटक, जिसको हमने 80 के अंत के और 90 के दशक में लगभग 15 साल तक हमने एक अपना ग्रुप बना रखा था, सक्रिय नाट्य मंच, और हम बहुत कलाकार 20-25 कलाकार अच्छे थे, बैठकर स्क्रिप्ट लिखते थे। अनिल जोशी थे, प्रमोद शास्त्री थे, जैसे मैं, जो बहुत अच्छे अभी भी बड़े अच्छे पदों पर भी हैं, तो वो सब हम मित्र थे। तो इस तरीके से नुक्कड़ नाटक की जो सार्थकता है वो सबसे ज्यादा यही है कि वो सीधे दर्शक से संवाद करता है, और बहुत ही प्रभावी ढंग से और बहुत ही सरल और सहज ढंग से, वो बिना किसी आडंबर कॉस्ट्यूम वाले और ये सब इनके हैं, ये सब अपनी बातें, और उसमें गीतों का बड़ा महत्व है। गीत जो सिचुएशनल गीत हैं, वो मैं लिखा करता था अभिनय के साथ साथ, और 1-2 साल तक तो मैंने गाए भी, और फिर जब लोगों ने कहा कि नहीं तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, तो फिर हमने दूसरों का सहारा लिया, तो वो फिर संगीत और गीत को भी जोड़ा। तो हालांकि इतनी बुरी भी नहीं है मेरी आवाज, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, सोचा होगा कि अच्छी आवाज चाहिए इसके लिए। तो लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई जैसे शास्त्रीयता भी नहीं चाहिए इसमें कि आप बहुत अच्छे गायक हो तभी, आपको बात पहुंचानी है, मतलब मेन तो बहुत अच्छे हमने नाटक किए, 20 नाटक, मतलब 500 से भी ज्यादा हमने शो किए, और दिल्ली और एनसीआर, दिल्ली के एनसीआर और कुछ लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी जाकर हमने ये सब किया। जी, मुझे लगता है कि जो नुक्कड़ नाटक करते हैं उनमें ज्यादा मतलब एक्टिंग कौशल होना चाहिए। मुझे लगता है दूसरे में तो आप काफी प्रैक्टिस करके और वो फोटोग्राफी के माध्यम से, या आपके जो भी आप जो यूज करते हैं उसके पीछे जो भी सेटिंग, कोई मेकअप नहीं चाहिए, कोई कैमरा कोई नहीं चाहिए, कोई इस तरीके का एडिटिंग का भी स्कोप नहीं है यहाँ। तो जो कह दिया, गलत बोल दिया तो गलत बोल दिया, फिर वहाँ इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, कोई गलत वहीं पर ही। तो एक दर्शक भी जो श्रोता है वो भी उसे पता भी है कि भाई जैसे रामलीला हम करते हैं, तो वो रामलीला तो वो धार्मिक हो गई, लेकिन ये थोड़ा सोशल उसमें आ जाता है। तो वो भी एक रामलीला में भी दर्शक बिल्कुल आसपास ही बैठा होता है। हालांकि ये नुक्कड़ नाटक है, ज्यादातर राउंड शेप में हम करते थे, और ताकि चारों तरफ हमारे श्रोता रहे, और नीचे सड़क पर खड़े होके कोई हमें नीचे दरी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई तो इस तरीके से
नुक्कड़ नाटक मुझे बहुत ही प्रभावित किया है नुक्कड़ नाटकों ने, और मुझे भारत सरकार ने फेलोशिप भी दी, सीनियर फेलोशिप भी दी। तो मैं बड़ा 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 मेरे को उपलब्धि है, मैं कह सकता हूँ मेरे नुक्कड़ नाटक। जी, बिना किसी तामझाम के आप अपनी बात पहुंचा पाते हैं तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सही कहा। तो अभी मैं जानना चाहूंगी कि आपने संपादन भी किया है, जिसमें अक्षरम पत्रिका का बहुत ही लंबे करीब 12 वर्षों तक आपने संपादन किया है। इससे संबंधित कोई यादगार संस्मरण या कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहें? पत्रिका ये साहित्यिक 100% साहित्यिक पत्रिका थी, और ये 150 देशों तक के सदस्य थे हमारे इसमें, और ये भारत सरकार के जो सारी एम्बेसीज में ये पत्रिका जाती थी, और प्रवासियों को और भारतवंशियों को जोड़ने का एक पुल के माध्यम से भी ये पत्रिका आई थी। और संभवतः पहली एक ऐसी पत्रिका थी 2002 में हमने शुरू की थी, जिन्होंने जो प्रवासियों के बीच में जिसने अपनी जगह बनाई। उसके बाद में तो प्रवासियों को लेकर बहुत सी पत्रिकाएं, फैशन चल जाता है तो बहुत सी पत्रिकाएं निकलती हैं। तो 2002 में हमने शुरू की, और इस जहाँ तक इसकी हमने मतलब बहुत इतने महत्वपूर्ण साहित्यकारों के इसमें इंटरव्यू लिए, और इसी इन्हीं इंटरव्यू के लिए हमें बहुत जगह जाना भी पड़ता था, और हम जा के भी अपना इंटरव्यू लेते थे। तो एक सहकार के बिना सरकारी मदद के एक सहकार के तरीके से हमने ये पत्रिका चलाई थी, जो कि 12 वर्षों तक चली, 2014 तक हमने चलाई। बाद में एक टीम होती है, टीम में थोड़ा सा जब लोग इधर उधर हो जाते हैं अपने अपने उनकी समस्या के कारण, तो फिर वो थोड़ा हमें रोकना पड़ा उसको, पत्रिका को। तो आज भी उसकी बहुत चर्चा बड़े बड़े साहित्यकारों में होती है। एक यात्रा उसके लिए हम कहूँ तो ये जो अलीगढ़ में नीरज जी का हम साक्षात्कार लेने गए, तो नीरज जी, हम यहाँ से तीन जने गए थे गाड़ी करके, और नीरज जी के घर पहुंचे, और नीरज जी बिल्कुल फक्कड़ जैसे फकीराना ढंगते रहते थे, जो कि और इतने बड़े कवि होने के बावजूद। तो वो वहाँ तहमद में और बनियान में बैठे थे, बंडी जिसको कहते हैं, बंडी पहन के। और हमने सोचा कि भाई इनसे कहें कि भाई हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो आप कोई अपने अगर डेस्क लेना चाहें। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं ऐसी फोटो खींचो। तो वो उसी अंदाज में, वही फक्कड़ अंदाज में उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वो लगभग 8 पेज पत्रिका में 8 पेज में उनके अलग अलग एंगल के फोटो के साथ हमने प्रकाशित किया। और हमारी उसके लिए हमारे 1000 प्रतियां छपाते थे उस बड़ी अच्छी पत्रिका की, मोटी फीस कार्ड। और उसके हमें दोबारा 500 अंक निकालने पड़े उस इंटरव्यू के कारण, कि वो इंटरव्यू इतनी डिमांड हो गई उसकी। और 100 प्रतियां तो नीरज जी को हमने उन्होंने कहा 100 प्रतियां तो मेरे पास भिजवाओ आप, जो भी आता है वो इंटरव्यू के लिए। तो वो इंटरव्यू बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। तो इस नाते ऐसे ही कई संस्मरण है, और बाहर के भी, विदेशों के भी संस्मरण है। अभी आपके पास समय भी इतना नहीं है, मैं अगर बोलूंगा तो मैं 1 घंटे तक उसके चर्चा कर। तो सही है, कोई भी पत्रिका या कोई भी रचना उसके कंटेंट पे चलती है, तो उसमें आप ऐसे व्यक्तित्व को लेते हैं तो लोग उसे पढ़ना अवश्य पसंद करते हैं। ये बात प्रमुखता से हमारे सामने आती है। आपने निर्मल वर्मा है, और निर्मल वर्मा थे, जो कन्हैयालाल नंदन, और कमलेश्वर, नरेंद्र कोहली, मतलब कोई ऐसा साहित्यकार आप नाम लीजिए शायद छूटा होगा। तो इतने रामदरश मिश्र, बाल स्वरूप राही, तो ऐसे हम इंटरव्यू जब छपते थे उसमें, तो लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती थी। जी, वो आपके पत्रिका का भी इतना स्तर रहा होगा, तभी बड़े बड़े लोगों ने अपने इंटरव्यू भी दिए, तो अवश्य ही उसमें वो भूमिका रही है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कई गजल संग्रहों का संपादन भी किया है, और आप स्वयं भी एक बहुत अच्छे गजलकार हैं, तो आपसे एक कोई पसंदीदा गजल सुनना चाहेंगे?
अच्छा अच्छा। तो मेरे को देखो, मैं दो में बेशक जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गजल से बहुत प्यार है। गजल जो है बहुत ही अलग विधा है, बहुत ही अलग सही। विधा है। हालांकि ये विदेशी मतलब अरबी फारसी से आई, और उर्दू उर्दू से। उर्दू तो खैर जी हमारी भाषा थी, तो उर्दू में फिर इसको वो रहा। मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ, जी जो कि कादम्बनी में सबसे पहले छपी थी। तो जी कठपुतली को लेकर वो गजल है। तो जी। मेरी गजलों की एक खासियत यह है कि मैं मुसलसल गजल ज्यादा लिखता हूँ। मुसलसल अच्छा। गजल मतलब एक ही भाव। वैसे गजल में तो क्या है, एक शेर राजनीति पे हो सकता है, एक शेर प्रेम पर हो सकता है, एक शेर संबंधों पे हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो जी सकता है, जी और उसको उसकी खूबसूरती भी यही है गजल की। लेकिन मैं ज्यादातर ऐसी गजलें लिखता हूँ, दूसरी भी लिखता हूँ, लेकिन जो मुसलसल गजलें होती हैं, तो जी उसमें एक ही भाव पूरी गजल में रहता है। तो जी कठपुतली के की रदीफ से मैंने एक गजल लिखी थी, आपको सुनाऊं जी। कि नाच नचैया नाच नचाए नाच दिखाए कठपुतली, नाच नचैया नाच नचाए नाच दिखाए कठपुतली, ये सब जाने फिर भी जाने क्यों इतराए कठपुतली, वाह वाह। ये सब क्या। जाने फिर भी जाने क्यों इतराए कठपुतली। और शेर देखें कि कैसा राजा कैसी रानी मंत्री चोर सिपाही क्या, कैसा राजा कैसी रानी मंत्री चोर सिपाही क्या, उंगली और डोरी में कसकर सब कहलाए कठपुतली, वाह वाह। उंगली और डोरी में कसकर सब कहलाए कठपुतली, और लटके झटके शोक अदाएं मजबूरी की खातिर हैं, लटके झटके शोक अदाएं मजबूरी की खातिर हैं, कोई सुने तो अपना असली दर्द सुनाए कठपुतली, कोई सुने तो अपना असली दर्द सुनाए कठपुतली। और देखें कि पूरा जीवन दर्शन है कठपुतली। तो जी एक शेर देखें कि मुझसा रोती मुझसा हंसती मुझसा मरती जीती है, मुझसा रोती मुझसा हंसती मुझसा मरती जीती है, जब जब देखूं मुझको मेरी याद दिलाए कठपुतली, जब जब देखूं मुझको मेरी याद दिलाए कठपुतली। और आखिरी इसका शेर है, जी। जिसमें जीवन का पूरा दर्शन है, ये जीवन का जो अंतिम दृश्य है कि तंबू लिपटे मेला सिमटा खेल तमाशा खत्म हुआ, तंबू लिपटे मेला सिमटा खेल तमाशा खत्म हुआ, जाने अब किस मेले में फिर रंग जमाए कठपुतली, वाह। जाने बहुत अब सुंदर। मेले में फिर बहुत रंग सुंदर जमाए। बहुत सुंदर। बहुत तो ये सुंदर। जी जी जी। आपसे जानने को सुनने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। दर्शकों में बताना चाहूंगी कि नरेश जी से हम फिर अवश्य मिलेंगे और बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि यह एक साक्षात्कार में खत्म होने वाली नहीं है। ये इतने बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, तो इनकी बातें तो हमें एक और कभी फिर से मिलेंगे और करेंगे। जाते जाते आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि आजकल जी, आप क्या लिख रहे हैं, किस विधा में लिख रहे हैं, कुछ जानकारी दीजिए, हमें इंतजार रहेगा उसे भी पढ़ने का। मैं तो कविता की लगभग सभी विधाओं में ही लिखता रहता हूँ, और जी दोहे भी लिख रहा हूँ, गजलें भी लिख रहा हूँ, कविताएं भी लिख रहा हूँ, तो ये तो सब चलता है। लेकिन विशेष विशेष प्रकल्प मैंने एक हाथ में लिया था, कोरोना पीछे जो चला ओह, चला जी बीच में। जी जी तो उसमें मैंने सोचा कि इस एक तो समय ही ऐसा था बड़ा कठिन, तो उसमें अवसादों से घिरा घिरा हुआ आदमी वो जो हो जी जाता है। तो मैंने गीता गीता का, जैसे मैंने बताया मेरे पिताजी बड़े विद्वान थे गीता के, जी। तो मैंने गीता के श्लोकों को दोहों में कन्वर्ट अरे करने का ये प्रकल्प लिया हुआ है, और लगभग लगभग मैंने 30-35% श्लोकों का कर लिया है। तो मैं चाहूंगा कि मैं वो काम पूरा करूं। तो जी बहुत ही सरल शब्दों में दोहों में हिंदी, क्योंकि संस्कृत में बहुत से बच्चे, नई पीढ़ी के पास खासकर ये जाए गीता जैसा जो जी ग्रंथ है, बिल्कुल। उसकी जो सीख है, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
और देखते हैं क्या प्रयास ये सफल होता है, मेरा कितना सार्थक रहता है। नहीं, तो नहीं, ये अवश्य मेरी एक होगा। इच्छा है और ये मैं अपने पिताजी को ये समझ समर्पित करना चाहूँगा कि ये गीता की किताब, जो दोहों की किताब। तो हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, जल्दी ही ये पूरे हो और हमें भी इंतज़ार रहेगा और हमारे दर्शकों को भी इंतज़ार रहेगा आपकी ये गीता की ये पुस्तक अनुवाद वाली पढ़ने की या सरल शब्दों में समझने की। वास्तव में कई लोग उसके संस्कृतनिष्ठ होने के कारण वो गीता पढ़ना ही नहीं चाहते कि उनको लगता है वो उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि हर कोई संस्कृत का ज्ञाता होना आवश्यक नहीं है। तो ये अवश्य ही ये लोग इंतजार करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसके माध्यम से गीता को अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं और दर्शकों से का मैं विशिष्ट रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो पूरे कार्यक्रम के दौरान जुड़े रहे। अगले सप्ताह फिर हम जल्दी ही किसी और विविध विधा के और किसी और प्रतिभा के धनी को हम अवश्य अपने अतिथि के रूप में लेकर आएँगे। तो तब तक आप सबसे विदा लेते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप इसी तरह इस पटल से जुड़े रहिए, इस पेज को लाइक कीजिए और हम नए-नए और विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों को इस पटल पर लाकर उनसे आपको रूबरू कराएँगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत आभार। जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और हमको बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा और उत्कृष्ट जानकारी दी। हार्दिक धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके, बहुत ही सहजता से आपने जिस तरीके से विद्वतापूर्ण प्रश्न किए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सार्थक आपका मंच ये काम कर रहा है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर।